बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया था। हम लोगों ने बिजनेस के स्ट्रक्चर को देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म का बिजनेस कर सकती है, किस फॉर्म में बिजनेस को किया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स देखने के बाद आज हम लोग उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने बेसिकली नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंटिंग करनी है, लेकिन वो हम लोग बाद में देख लेंगे। हम लोग पहले सीखते हैं कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस कर रही है, तो हम लोगों ने उनकी अकाउंटिंग को किस तरह से करना है। अकाउंटिंग का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है एक किस्म का हिसाब किताब रखना, कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं डेली बेसिस के ऊपर, बिजनेस किस किस के साथ अपने रिलेशन कायम करता है, किस किस के साथ बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, हम उनको आके रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक हमारे पास होती है बुक कीपिंग और दूसरी होती है हमारे पास अकाउंटिंग। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता रहता है, लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग की बेस बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग नहीं हो सकती अगर आपने बुक कीपिंग नहीं की हुई। तो अगर आप पहले बुक कीपिंग कर चुके हो, अब आप लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी डेली बेसिस पे, ट्रांजैक्शन से मुराद बिजनेस की एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है और अगर हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी एक्टिविटीज क्या होंगी कि हम लोगों ने गुड्स परचेज की होंगी, ये हमारी एक्टिविटी है। उन गुड्स को हम लोगों ने सेल किया होगा, ये हमारी एक्टिविटी है। हमारी से मुराद बिजनेस की एक्टिविटी है। बिजनेस ने जब परचेजेस की होंगी तो कैश पे किया होगा, ये बिजनेस की एक्टिविटी आ गई। जब सेल की है, कैश रिसीव किया बिजनेस ने, ये बिजनेस की एक्टिविटी आ गई है। बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, ये बिजनेस की एक्टिविटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा है। बिजनेस अपनी यूटिलिटी बिल्स पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस किस्म की ये पेमेंट्स वगैरह करना, ये भी उसकी एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज को देखना है। उन तमाम बिजनेस एक्टिविटीज की सिंपल रिकॉर्डिंग, क्या आप सिंपली अपने पास सिर्फ उस बिजनेस एक्टिविटी को अपने पास रिकॉर्ड करो कि बिजनेस ने क्या कुछ किया। कि अगर आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर लेना, इस प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग की डेफिनेशंस देखें। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग बुक्स कहते रहते हैं। जैसे कि रजिस्टर, आप लोग देखें किसी शॉपकीपर के पास जाए ना, तो उसने ना अपने पास काफी सारे रजिस्टर मेंटेन किए हुए होते हैं, और उसमें से एक रजिस्टर उसका होता है उन पर्सन्स के लिए जिनको वो गुड्स सेल कर रहा होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मींस उधार पर। सपोज मिस्टर ए उसके पास आया, उसने 500 की गुड्स उससे परचेज की और वो चला गया। वो रजिस्टर ओपन करेगा, देखेगा मिस्टर ए कौन से पेज पर मौजूद है, वहां पे जाकर 500 रुपीज लिख देगा कि आज मैंने इसको 500 की गुड्स सेल की हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर देगा। इसी तरह से अगर वो किसी से गुड्स परचेज करता है तो उसने भी किसी के पैसे देने होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि शॉपकीपर्स के बाद के पास वो वैन्स आती रहती हैं गुड्स लेकर, और वो उनको गुड्स डिलीवर करती रहती हैं। फिर ये होता है कि सपोज गुड्स उसने परचेज किए 5000 की, वो उनको पे 2000 करता है और 3000 के लिए कहता है कि भाई बाद में पे करूंगा। तो 3000 को भी जाके रिकॉर्ड करेगा अपने पास कि भाई मैंने मिस्टर एक्स के 3000 रुपीज पे करने हैं। उसके लिए उसने एक अलग से रजिस्टर बनाया होता है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है। आप अगर अपने शॉपकीपर की क्वालिफिकेशन पूछ लें तो बामुश्किल मैट्रिक होगा वो, लेकिन उसे भी पता है कि यार मैंने इंडिविजुअल रजिस्टर को मेंटेन करना है, मैंने अपनी इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा, उसे अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो बुक कीपिंग कर रहा है। और अब इस बात का उसे भी नहीं पता कि वो बुक कीपिंग कर रहा है, वो तो अपनी तरफ से जस्ट अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है।
तो अगर आप लोग अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते रहते हैं कि जस्ट जाके उनकी रिकॉर्डिंग्स कर देते हैं कि आपको पता हो कि दिन भर में क्या हुआ, पूरे मंथ में क्या कुछ हुआ, पूरे साल में क्या कुछ होता रहा, बिजनेस की एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग कहलाती है। अब अकाउंटिंग में क्या फर्क है? अकाउंटिंग ने इस बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को उठाना है और इसका एनालिसिस करना है। बेसिकली अकाउंटिंग एक किस्म की बुक कीपिंग से एक बड़ी टर्म यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें बुक कीपिंग तो शामिल हो ही जाती है, रिकॉर्डिंग तो हो रही होती है, लेकिन अब उस रिकॉर्ड की हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और वहां से हमें पता चलता है बिजनेस की जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई थी उसके रिजल्ट्स में हमें प्रॉफिट्स हुए या लॉस हुए। प्रॉफिट्स हुए तो कितनी अमाउंट्स के हुए, लॉस हुए तो कितनी अमाउंट्स के हुए, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग कौन सी पोजीशन पर मौजूद हैं, हम लोगों ने अपना स्टार्ट कहां से लिया था, इंप्रूवमेंट्स आई या हम लोग डिक्लाइन कर गए। मतलब बिजनेस का एक एनालिसिस करते हैं, क्या ये बिजनेस हमारी फेवर में जा रहा है या नहीं, मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग ने बताना होता है। तो अकाउंटिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब यहां तक तो बुक कीपिंग शामिल हो गई, इसने बुक कीपिंग को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया। फिर इन रिकॉर्ड्स की हुई तमाम तर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उसने क्लासिफाई करना होता है, अलग अलग हेड में लेके जाना है कि इसमें सेल से रेलिवेंट कौन सी है, इसमें परचेज से रेलिवेंट कौन सी है, इसमें मेरे एक्सपेंसेस कितने शामिल हो चुके हैं। फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन को उसने समराइज करना है। मतलब उसने रिकॉर्ड किया मैंने मिस्टर ए को 500 की गुड सेल की, मिस्टर बी को 300 की गुड सेल की, मिस्टर सी को 200 की गुड सेल की और इसी तरह से सेल करता गया। इस सारे को रिकॉर्ड किया उसने, फिर उसने क्लासिफाई किया कि उसने सेल्स वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को अलग कर दिया कि ये सारी सेल्स वाली ट्रांजैक्शन है। अब समराइज करने से क्या मुराद है, उसने एट द एंड ऑफ द डे बता दिया मेरी आज की टोटल सेल्स 1000 रुपीज है। ये समराइजेशन है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग के टाइम पर तो मिक्स रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि सेल्स हुई है तो वो कर दो, परचेजेस हुई है तो वो कर दो, एक्सपेंस हुए हैं तो वो लिख दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसको क्लासिफाई करेगा, सेल्स को अलग करता है, परचेजेस को अलग करता है, एक्सपेंसेस को अलग करता है एंड एक समरी प्रिपेयर कर लेता है कि आज के दिन में मेरे पास टोटल कैश का इनफ्लो 1000 का हुआ, मैंने टोटल परचेजेस इतने की थी, इनके अगेंस्ट मैंने इतने एक्सपेंसेस किए, इन तमाम को समराइज करता है। और फिर जब इन तमाम इंफॉर्मेशन को समराइज कर लेता है कि मेरी 1000 की सेल्स हैं, जो गुड्स मैंने सेल की वो मैंने 600 रुपए की परचेज की थी, 600 की मैंने परचेजेस की थी, इसके ऊपर 100 का मेरा एक्सपेंस हो गया। अब इस रिजल्ट्स पे पहुंचेगा कि आफ्टर ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड मेरे पास रिजल्ट क्या आया है। तो उसे पता चला कि 600 की उसकी परचेजेस थी, वो उसका कैश आउटफ्लो था, उसने पैसे दिए थे 600 रुपए, 100 रुपीज के एक्सपेंस की है, वो भी उसका कैश का आउटफ्लो था, उसने पैसे दिए, तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया उसका 700 का, और उसका कैश इनफ्लो कितना हुआ 1000 रुपीज का। रिजल्ट देखें क्या मिला, 300 रुपीज का प्रॉफिट एंड ही इज फीलिंग गुड कि 300 रुपीज का उसको इस एक्टिविटी से प्रॉफिट हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन है आपने इससे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और रिजल्ट से मुराद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलराइट, द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इनफ्लो बेटा कैश का अपनी तरफ आना, कैश इनफ्लो। अगर मैं गुड सेल करता हूं, आप एक कैफे वाले के पास चले जाते हैं, उससे लेस का एक पैकेट लेते हैं, ओके, आप बताएं आप पैसे देंगे या लेस के पैसे पैकेट के साथ पैसे देंगे, ये कैश का आउटफ्लो है। मतलब जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, और जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं, अब अगर आप लोग उस कैफे वाले के बारे में देखें तो उसने कैश रिसीव किया है, उसके लिए कैश का इनफ्लो है।
इनफ्लो आउटफ्लो मींस कि अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये कैश इनफ्लो है, और अगर पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए तो ये आपका कैश आउटफ्लो होता है। और प्रॉफिट जो हमारे पास आता रहता है वो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। वैसे प्रॉफिट की डिफरेंट डेफिनेशन हम लोग देखते रहेंगे। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? अब बात करते हैं कि जब उसने अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन करनी है, तो इंटरप्रिटेशन कौन सी बेसिस के ऊपर करनी है। इंटरप्रिटेशन के लिए उसके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद होनी चाहिए जिनको बेस बनाकर वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बता सके। तो बेटा हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज एन अकाउंटेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों ने ये 5 स्टेटमेंट्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाकर देनी है। एज एन अकाउंटेंट हम लोगों ने ये 5 स्टेटमेंट्स बनाकर देनी होती हैं, और इन 5 स्टेटमेंट्स के बनाने को अकाउंटेंट्स कहा जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। उन 5 स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल है? अब ये हमारे पास हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसने हमें इस बारे में बताया वो है IAS 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नेम दिया गया है 1 2 3 4 एंड इसी तरह से आगे चल रही हैं। ये वक्त के साथ साथ आप लोग सारे पढ़ेंगे, इवन कि आप लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तमाम स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, बस जो सिलेबस में शामिल होंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब यहां पर आता है IAS 1, इट मींस दैट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1। उसने हमें बताया कि आप लोगों ने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। तो इसे कहा जाता है कंप्लीट सेट और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें 5 चीजें शामिल हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। उन 5 में कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेक्स्ट वन इज statement of financial position. Third one is statement of changes in equity. Fourth one is statement of cash flows. And the last one is notes to the financial statements. अब इन तमाम स्टेटमेंट्स में से बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरह से जब हम लोग FAR 1 में जाएंगे तो वहां पर चेंजेस इन इक्विटी को भी देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे और कुछ हद तक नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ हद तक। और FAR 2 में जाएंगे तब हमारा सारा फोकस नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद, क्योंकि उससे पहले वाली 4 स्टेटमेंट्स हमें आती हैं। अब इनके बारे में देखें तो इनके ऑल्टरनेटिव नेम यूज कर रहे होते हैं हम लोग, और ऑल्टरनेटिव नेम में जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, और हमने इसको इन शॉर्ट इस तरह से डिनोट कर देते हैं I/S, इनकम स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। इसके एक और नेम हम लोग यूज कर रहे होते हैं और वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और अकाउंट को इन शॉर्ट अकाउंटिंग में A/C लिखा जाता है। अकाउंट ACCOT लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप A/C इस तरह से लिख लेंगे इसका मतलब हमने अकाउंट लिखा है। ऑलराइट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट।
और इसको भी इन शॉर्ट हम लोग लिखते रहते हैं पी और एल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसको इन शॉर्ट हम लोग लिखते रहते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे पास, इसको हम लोग कहते रहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स ही यूज, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, हम लोग ये नेम यूज किया करते हैं। एन इशू, अब इनकी जरूरत किन किन लोगों को है और बेसिकली उन्होंने इन स्टेटमेंट्स में क्या कुछ देखना है, ये हम लोग उस टाइम पे देखेंगे जब यह स्टेटमेंट हम लोग बना चुके होंगे कि हमें इनमें से इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है, हमें खुद पता होगा कि हम इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हम उनके यूजर्स के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन में अपना इंटरेस्ट शो करना है। इसलिए इस ये जो पॉइंट है इसको आप लोगों ने कुछ दिन के लिए स्किप कर देना है और आपने मूव कर जाना है इधर। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन स्टेटमेंट्स को बनाने की तरफ जाएंगे कि इनको किस तरह से बनाया जाता है, इनको बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, हमने अब उनके ऊपर फोकस करना है और उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल, उसमें आप लोगों ने पांचों स्टेटमेंट्स के नेम लिखने हैं। अब यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ दो स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इसके लिए आपको तीन एलिमेंट्स की जरूरत है और वो तीन एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से होंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, और इस इक्विटी को कैपिटल भी कहते रहते हैं। ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कैपिटल की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। अब एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, इक्विटी क्या होती है, इसको सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए। फिर आपको इन तमाम चीजों की समझ आ जाएगी कि एसेट्स को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, इक्विटी में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। ये सारी चीजें आज से आप लोग सीखना शुरू कर देंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने नाम याद रखना है इसका कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत है और वो तीन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल और इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है और वो दो चीजें हमारे पास कि हमारी इनकम कितनी है और इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने एक्सपेंसेस कितने है, और इन दोनों का डिफरेंस आपके पास प्रॉफिट के तौर पर आ जाएगा। हमारी इनकम क्या है और इस इनकम को अर्न करने के लिए मुझे एक्सपेंस कितना करना पड़ा। ठीक है भाई, जब आप लोग कोई गुड्स सेल करते हैं तो सबसे पहले उसको परचेज भी तो करते हैं, मतलब आपके पास कोई गुड्स है ही नहीं तो क्या आप सेल कर पाओगे? तो सबसे पहले इसको सेल करने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा कि आप उसको परचेज करके ले आए। फिर क्या होगा, जो चीज आप 50 रुपए की परचेज करके लाएंगे, आपने 50 रुपए का एक्सपेंस किया, उसको 80 रुपए में सेल कर रहे हो, वो 80 रुपीज आप लोगों की इनकम है और इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों का प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट और लॉस बन जाता है। ऑल राइट, क्या आपको इन एलिमेंट्स की समझ आ गई? अब हम लोग इन एलिमेंट्स को समझने के लिए कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उन डेफिनेशंस में हमारे पास 10 डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और जब ये 10 एलिमेंट्स आपको समझ आ जाए जो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब ये 10 डेफिनेशंस आपको समझ आ जाएंगी ना, आप अकाउंटिंग करने के काबिल हो जाएंगे, आपको अकाउंटिंग की समझ आ जाएगी। और उन 10 डेफिनेशंस में 5 तो ये खुद ही हैं, बेसिकली हमने इनको एक्सप्लेन करना है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग डेफिनेशंस की भी जरूरत पड़ी।
तो इन 10 चीजों में हम लोग सबसे पहले सीखने जाएंगे कैपिटल को, कैपिटल और इक्विटी, हम लोग इसको सीखने के लिए जाएंगे। सेकंड डेफिनेशन इज एसिड, फर्स्ट वन इज कैपिटल इक्विटी, सेकंड में हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, एसिड्स में, और थर्ड में हम लोग अब एसिड्स को हम लोग इन डिटेल देखेंगे। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास होगी लायबिलिटीज, फोर्थ वन इज परचेजेस, फिफ्थ वन इज परचेजेस रिटर्न, सिक्स्थ वन इज सेल्स रिटर्न, सिक्स्थ में सेल्स और रेवेन्यू, सेल्स को ही रेवेन्यू कहा जाता है। 7th नंबर पे सेल्स रिटर्न, 8th नंबर एक्सपेंसेस, 9th ड्राइंग्स एंड द लास्ट वन इज अदर इनकम। हम लोगों ने ना इन 10 डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके बाद आपकी अकाउंटिंग की बस हो जाती है। मतलब फिर आप लोग एडवांस लेवल की भी अकाउंटिंग कर लेना तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है। ये बेसिकली आप लोग रिकॉर्डिंग करने के बाद अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशंस करते हैं, ये वो क्लासिफिकेशंस हैं कि आपने उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहां पर लेकर जाना है, कि क्या ये आपका कैपिटल है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न है, परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न है, एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग्स हैं, अदर इनकम है। इन 10 में से कहीं ना कहीं वो जा रही होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आपने जाकर उसको क्लासिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां पे जा रही है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.